तो कैसी फीलिंग आई थी? जो हमारी व्हाइट कोट सेरेमनी थी वो हाँ। एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डेज मैं कह सकता हूँ। हाँ। जो लाइफ का हाँ। कि अब जिस चीज के लिए मेहनत करी है एक्चुअली व्हाइट कोट वो हमारे शोल्डर्स पे आ गया है। अब उसी के लिए हमने ओथ ली थी और 5 साल अब उसी की ट्रेनिंग में है कि आप सारे अपने अंदर क्वालिटी जो बेस्ट डॉक्टर के लिए वो आप डेवलप करो। तो इसको तो देख के मोटिवेशन आता है जब भी हम डायसेक्शन हॉल में होते हैं। हाँ। ये पहन के रखते हैं। हाँ। फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्लास है तो उसमें भी ये हमारे साथ ही है। ओके। अब इसको बोलना तो बनता नहीं है ऊपर। और जहाँ तक रैगिंग की बात है मैं तो डे स्कॉलर हूँ। हाँ। तो उतना कुछ मैं बता नहीं सकता। हाँ। लेकिन अब उसका नेम चेंज हो गया है कुछ रैगिंग की जगह। अच्छा। हाँ, तो पीडीपी बोला जाता है। ओके, पीडीपी बोला जाता है। इट इज फुल फॉर्म एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। ये थोड़ा लाइटर वर्जन है। अच्छा। हाँ। तो उसमें क्या होता है, कैसे पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है? मतलब जैसे तुमने बोला तुम तो डे स्कॉलर हो, इतना नहीं आइडिया, बट फ्रेंड से सुना होगा। आपस में ही 2 दोस्तों को बोल देंगे किसी टाइप की एक्टिंग के लिए, रोल प्ले के लिए। अच्छा। कि तुम ये हो अब ड्रामा करके चालू हो दिखाओ। जाओ। इससे ज्यादा क्या होगा? Okay. इससे ज्यादा कुछ होगा भी तो मैं क्या बताऊं। एंड में आते आते हाँ। अपना पैर तोड़ लिया था मैंने। तो 2 महीने प्लास्टर के साथ और 1 महीने फिजियोथेरेपी, वहाँ अलग टाइम कटता था। ओके। तो यार मतलब मैं मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं, मतलब ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है बच्चों का कि मैं एंड मोमेंट पे आके मेरे को ये बीमारी हो गई थी, मैं मतलब मेरे साथ ये हो गया था, मेरे घर में ये सीन हो गया था, इस वजह से मेरा नीट क्लियर नहीं हो पाया, अगले साल देखते हैं। तो इवन जब आपके पैर में ये लगा, चोट लगी, और उसके बाद भी आपने 3 महीने का टाइम निकाला, दैट इज समथिंग कि जिसके लिए बहुत ज्यादा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, उसको पीछे छोड़ के मेरे को आगे बढ़ना है, मतलब मुझे ये चीज करनी ही है नीट, मैं उसको एज एक्सक्यूज नहीं रखने वाला। वो चीज कैसे आई मतलब अपने अंदर से? मतलब बहुत कम बच्चों में होती है क्योंकि ये वाली चीज कि एक्सक्यूज नहीं बनाना है हमें इस चीज को। हम क्योंकि मेरा 12th का फ्लो सही चल रहा था बहुत ज्यादा। हाँ। अब वो ब्रेक करने का एंड के 3-4 महीनों में कोई सेंस नहीं बनता। तो अब इतनी मेहनत कर ली है तो आगे भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। और उसी टाइम पे क्योंकि टेस्ट सीरीज चलती है, आपके जो बैचमेट्स हैं वो भी अब ऊपर आ रहे हैं, आपको उनकी रैंक्स दिख रही हैं। तो अब ये जो हेल्दी कंपटीशन है आप देख रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो आप छूट नहीं सकते पीछे। उसके लिए मेहनत मेंटेन करनी पड़ती है। ऊपर से पैर टूटा था तो घर पे एक पोजीशन में बैठे हैं, पढ़े जा रहे हैं बस। एज ए स्टूडेंट आपके साथ बहुत बढ़िया था मेरा, और मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। मुझे बिल्कुल इमीडिएट, मुझे चैनल पे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा था। इवन हमारे लिए तो ज़्यादा ट्रेजेडी हो गया था कि जब रिजल्ट आने वाला था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो हमें तो गांव जाना था। अब वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे मिलता? वैसे उस टाइम पे तो अड्डा ने आपने बहुत हेल्प किया। आपके चैनल्स पे इमीडिएटली सारे न्यूज़ इमीडिएटली आ रहे थे कि एक्सटेंड हो गया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपके थ्रू मुझे रिजल्ट भी पता चला था कि चैनल पे कि हाँ ये रिजल्ट आ गया। तो क्योंकि इस बार रिजल्ट उन्होंने एक वेबसाइट पे दे दिया था और मेन जो वेबसाइट थी nta.neet उस पे दिया ही नहीं था। तो इवन आई रिमेम्बर जब मैंने जो पहला शॉट डाला था कि रिजल्ट आ गया, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का बैकलैश आया था कि हमें तो नहीं दिख रहा, झूठ बोल रहे हो, जबकि इन एक्चुअल रिजल्ट आ चुका था। और ऐसा हो रहा था, मैं गांव में था और उस टाइम पे वो लॉकिंग का डे, रजिस्ट्रेशन तो इधर हो गया था दिल्ली में, लेकिन अब लॉकिंग का था। हाय एंड वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। एंड आज ना मैंने जैसे तुम लोगों से लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज के बारे में बताऊंगी, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज जिसका नाम है MAMC, यस, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर हमारी ही काउंसलिंग एक स्टूडेंट ने ली थी जिसका नाम है दिव्यांग, और इसकी रैंक 1222 बेटा जी इसकी रैंक थी। एंड इन्होंने काउंसलिंग हमसे ली है, बट इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी नीट के टाइम पे, नीट के बाद कैसी लाइफ चेंज होती है, ये तुम लोग का मेजर क्वेश्चन होता है कि मैम इस कॉलेज में क्या है, उस कॉलेज में क्या है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद MAMC। सो हाय दिव्यांग। हेलो। तो यार कैसा अब कैसा चल रहा है? बहुत ही स्मूथ हो गया, तो लाइक सारा प्रेशर हट गया है सर से। बस एंजॉय करना है, पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि MBBS में ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई जीरो हो गई है। तो बिल्कुल चेंज हुई है यहाँ पर लाइफ। ओके। सो
यार चलो प्रेशर बोल रहे हो कि अब नहीं है, तो कौन सा वाला प्रेशर नहीं है, कि नीट क्लियर करने वाला प्रेशर ज्यादा था या एमबीबीएस में जब हम लोग एंटर कर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये सुनते हैं ना कि नीट इज जस्ट अ टीजर, कि एमबीबीएस में उससे बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो वाला डिफरेंस बताओ। मेजर डिफरेंस ये है कि अब आप कम्पीट नहीं कर रहे हो, हाँ। प्रेशर बिल्कुल हट गया आपके ऊपर हाँ। से। आपको खुद को डेवलप करना है, जितनी ये पढ़ाई कर सकते हो, आपको बेस्ट डॉक्टर बनना है, तो उस हिसाब से आपको खुद पे फोकस करना है। रिलेटिव उतना कंपटीशन नहीं है, अब वो नीट पीजी के टाइम पे देखेंगे जो होगा। 5.5 साल आपको खुद को अपग्रेड करना है, खुद को अपग्रेड करना है। यस ऑब्वियसली, मतलब अगर हम लोग डॉक्टर एज अ प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो एट द एंड आपको एक्सपोजर वो वाला चाहिए कि आप पेशेंट के साथ आप किस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं ना, तो वो वाला एक्सपोजर में अभी आपको बिल्ड करना है। उसके बाद नीट पीजी कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म आ जाना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म आ जाना चाहिए। और डॉक्टर्स रहते भी थोड़ा ऐसे सीरियस टाइप्स है ना, तुम्हें भी देख के वो सीरियस वाली वाइब आती है, तो तुम इन एक्चुअल सीरियस हो या फन, वो डिपेंड करता है किसके सामने है, किसके साथ कितने टाइम के लिए रह चुके हैं। ओके सो यार लेट्स स्टार्ट विद नीट वाले चीज से स्टार्ट करते हैं। जब तुम नीट की तैयारी कर रहे थे, तो जब हम नीट की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है। और सबसे पहले तुमने ये ईयर ड्रॉप लिया था या 12th फर्स्ट अटेम्प्ट, तो यार ये सबसे बड़ी चीज हो सकती है कि मेजर इस साल, जैसे 12th वाले बहुत सारे बच्चे हैं, वो बोलते हैं मैम एक बार में तो होगा नहीं, अगले साल ड्रॉप का सोचेंगे। उन बच्चों से यार तुम क्या कहना चाहोगे? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है, बस मैनेज करना होना चाहिए, मतलब बंदे के अंदर होना चाहिए कि ये मेरे को करना है। मेरा ये था कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में इतना तो मेरे गुदा नहीं है कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को बोरियत हो जाती है। अच्छा। मेन दिक्कत मेरी रिविजन की ही थी। पहली बार पढ़ने में तो सबको मजा आता है, लेकिन रिविजन जो कर लेता है एंड में, उस वही बाजी मारता है। ट्रू दैट, क्योंकि सेम बुक अगर हम लोग दोबारा पढ़ने लगते हैं तो वो बोरिंग लगती भी है, और हमें ऐसा भी लगता है यार ये तो पढ़ा हुआ है, हमें तो सब आता है। हाँ। तो हम उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ते हैं बेसिकली। सो 12th के साथ नीट किया, तो यार प्रॉब्लम काफी सारी आई होगी, लाइक बोर्ड्स के साथ नीट को टैकल करना, क्योंकि बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी एज एन प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो फाइल बनानी होती है, फिर अपने एग्जाम्स चल रहे होते हैं, ऊपर से मैथ्स थी मेरे पास, गाइस मैथ्स PCMB दी इसके, ओह गॉड। ठीक है, तो यार जब मतलब PCMB मतलब बायो वाले बच्चे मैथ्स कैसे? हाँ, मेरे को जैसे मैथ्स बहुत पसंद थी, इंजीनियर नहीं बनना था मेरे को, ये भी क्लियर था। हाँ। लेकिन मैथ्स नहीं छोड़नी थी, क्योंकि कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता साइड में, तो उससे बेहतर था कि मैथ्स ही ले लेते हैं। तो मैथ्स में कितने स्कोर आए थे आपके? मेरा बोर्ड में स्कोर था 97 गाइस आउट ऑफ 100। और बायो में 99। देख रहे हो, तो मतलब अगर मैं ये चीज देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टूडेंट है जो नीट मैनेज कर रहा है, जो बायो बोर्ड्स तो मैनेज कर ही रहा है, वो साथ में मैथ्स भी मैनेज कर रहा है, वो भी 97 भी दिया था। ओके 98.76 परसेंटाइल। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ, बट यार मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इतने सारे एग्जाम भी दे रहे हो, आपके इतनी अच्छी परसेंटाइल भी आई है। सो अब बात करते हैं मेजर, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बच गया है ना, और आपके भी बहुत सारे जूनियर्स इस साल नीट दे रहे होंगे, आपके बहुत सारे नोन में भी होंगे जो आपसे पूछते होंगे कि क्या करना चाहिए हमें। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं नीट की, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो तुमने नीट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? 11th जैसे चालू हुई थी, कोचिंग ज्वाइन कर ली थी ऑफलाइन, एंड उसी के साथ फुल पेस में तैयारी चालू थी। ओके, सो 11th से तुमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यार जब हम लोग 11th में मेजर बच्चे की ये दिक्कत होती है कि अगर वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहा या उसको क्लियर नहीं है कि उसको आगे क्या करना है, या फिर बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि 1 साल ड्रॉप लेके फिर नीट करेंगे, मेजॉरिटी बच्चों के दिमाग में यही पर्सपेक्टिव रहता है। तो 11th वाला बच्चा जो है मेजर अपना क्लास 11th पूरा वेस्ट कर देता है, वो क्योंकि वो नया 11th और 12th में आया होता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, है ना, बहुत सारी वो दोस्ती वाला सीन चलता है। तो मुझे बस एक चीज बताओ कि अगर हम लोग 11th से कोई स्टूडेंट ऐसे टारगेट करता हुआ चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, तो वो कैसे किया? तो मैम मेरा ऐसा था कि एक डिस्ट्रैक्शन आप पकड़ लो, है ना, अब कोई आपको नया नशा नहीं करना है, पूरा जिसपे आप पहले से एस्टैब्लिश हो, आप उसी में एंजॉय करो जिसमें आपको करना है। जैसे मैं कॉमिक्स पढ़ता था, ओके,
है ना, तो उसमें वीकली रिलीजेस थी वो, तो आपके पास कुछ है हफ्ते भर के लिए डिस्कशन करने के लिए, थोड़ा बोर हो गए हो पढ़ाई से तो आप उस तरफ जा सकते हो, है ना, लेकिन कंप्लीटली आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि वीकली रिलीज है, एक चैप्टर आएगा, आप कितना ही कर लोगे। तो दोस्तों वगैरह के साथ वही डिस्कशन चलता था, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कुछ और था नहीं। आपको लिमिट करना है खुद को कि हाँ ये मेरे मतलब इस डोमेन से बाहर नहीं जाना है। ओके, काफी अच्छा नया तरीका है। खुद को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हाँ। विदिन एक ही डिस्ट्रैक्शन से हम एंजॉय करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। और दूसरी जो सबसे ज्यादा कॉमन डिस्ट्रैक्शन है आजकल, मतलब अगर मैं सिर्फ नीट जेई की बात ना करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, हम लोग कभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दैट इज सोशल मीडिया। तो आप 11th-12th के टाइम पे सोशल मीडिया पे थे? मैं नहीं था। तो गाइज तुम लोग को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देना है। मतलब बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अगर मैं खुद की भी बात करूं, अब कभी जब मुझे टाइम मिलता है मैं स्क्रोलिंग में लग जाती हूँ, वो रील फिर स्क्रॉल करते करते वो शायद 1-1.5 घंटा निकल जाता है। वो अभी पता लगा है जब मैंने अकाउंट बनाया। ओके, सो यार मतलब तुमने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को काफी अच्छे से अवॉइड कर रखा था। अब डिफाइन कर रखा था, करेक्ट, डिस्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल 11th हो गई, 11th में तो स्कूल की तरफ से भी इतना खास प्रेशर नहीं होता है। 12th में आए, अब 12th में हमें एक ऑलरेडी प्रेशर आ जाता है कि इस साल हमें बोर्ड्स भी देने हैं, और इस साल फिर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे दिमाग में होता है कि हमें नीट भी क्लियर करना होता है ना। तो मतलब ये जो दिमाग में होना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नीट क्लियर करना है, यही इसके लिए ना बहुत ज्यादा एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस था ये कब आया, मतलब किस पॉइंट पे तुम्हें लगा कि यार इस बार हो जाएगा? जैसे 10th जब बोर्ड्स का टाइम था 10th में, तो एंड आते आते ही ये दिमाग में सेट था कि यार डॉक्टर बनना है, नीट की तरफ जाना है, तो वही से पूरा माइंडसेट बना रखा था। फिर 11th-12th में जैसे जो भी कोचिंग में या स्कूल में आसपास के दोस्त वगैरह थे, तो उनका भी माइंडसेट अगर वैसा ही हो तो बहुत हेल्पफुल बेहतरीन बात हो जाती है वो। तो कोचिंग के दोस्तों के साथ अगर उसी से रिलेटेड बातें करोगे, है ना, प्लान बी अगर आप ना ही रखो तो बेहतर है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालना कि मैं कर लूंगा, इतनी मेहनत भी आपको फिर करनी पड़ेगी। तो अगर आपका वो गोल सेट है तो एक्चुअली मेहनत करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपका पाथ एक तरह से डिफाइंड है। और अगर लोग भी वैसे मिल जाए साथ में आपको, जो कोचिंग के दोस्त हो या स्कूल के दोस्त हो, जो सेम डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो आपको और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये कर लेते हैं। अगर साथ में आपके पीयर्स भी ये कर रहे हैं तो ये तो करना ही चाहिए। करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिस्ट्रैक्शन आता है तो उसमें एक पीयर प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज होती है जो डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं, वो आपको करेक्ट भी कर देंगे। करेक्ट, ये भी अच्छी चीज है। अब यार अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा लास्ट का टाइम होता है, जब फरवरी में बोर्ड्स चल रहे होते हैं, उसके बाद हमें पता होता है कि मार्च, लास्ट ईयर बायो सीबीएसई बोर्ड का बायो का पेपर 25 मार्च का था, अराउंड मार्च में था, का गैप था, हाँ काफी बड़ा, हाँ। तो इट वाज इन मार्च, और उसके बाद अगर 25 मार्च को आपका बोर्ड का एग्जाम खत्म हो रहा है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ अप्रैल रहता है, क्योंकि इस साल भी सेम सिनेरियो है। इस बार 27 मार्च को बोर्ड का पेपर है बायो का, और उसके बाद फिर हमारे पास 1 महीना है, और 1 महीने के अगले तीसरे दिन हमारा पेपर है नीट का। तो यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम लोग जनवरी से स्कूल्स में प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं, फरवरी से बोर्ड्स का प्रेशर आ जाता है, उसके बाद फिर अप्रैल मार्च तक बोर्ड्स चल रहे हैं, फिर अप्रैल का ही टाइम मिल रहा है कि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ नीट पे फोकस कर सकता हूं, तो उस वाले टाइम जोन को कैसे मैनेज किया? जैसे जो प्री बोर्ड्स का टाइम होता है, हाँ, उस टाइम पे मेजर आपको ये काम करना चाहिए कि आपके जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत मुश्किल है टाइम मिलना, क्योंकि फाइल वगैरह कंप्लीट करनी होती है। बोर्ड्स का टाइम आ जाता है तो वो एमसीक्यू पैटर्न से आप थोड़ा हट जाते हो, थोड़ा थ्योरी बेस करना पड़ता है। 6th सब्जेक्ट जो सीबीएसई में, उसकी तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी। तो ये सब चीजें आपको शॉर्ट नोट्स रेडी रखने हैं फॉर अप्रैल, क्योंकि उसमें आपको खाली रिविजन करनी है। रिविजन करेंगे जो एंड मोमेंट पे सारे टॉपिक्स अगर हमने देख भी लियो, तो हाँ ऐसा लगता है कि तैयारी कंप्लीट है, खोखला नहीं महसूस करना है एंड के टाइम पे। उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में लास्ट के टाइम पे टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। मेरा ये अगला ही क्वेश्चन था कि लास्ट जो 1 मंथ का टाइम था अप्रैल में, कितनी टेस्ट सीरीज लगाई थी? दिन का 1 मॉक टेस्ट या 2? नहीं, दिन का 1 चलता था। हाँ। एंड के वीक में 2 या 3 होने लग गए थे, 2 या 3 बस टेस्ट सीरीज दे रहे, रिवीजन नहीं करना। ओके, ऐसा। तो टेस्ट सीरीज की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है ना? टेस्ट सीरीज के थ्रू ही रिवीजन हो रहा था बाद में। ट्रू दैट, आखिरी के टाइम में, क्योंकि हमारे पास वो पूरा टाइम नहीं होता कि हम एनसीईआरटी की एक लाइन दोबारा से पढ़े, बोला टाइम हमारे पास होता नहीं है। अब यार जब हम लोग
क्योंकि तुमने पूरे 2 साल इस चीज़ की प्रिपरेशन करी है, अपना माइंडसेट भी अपने वो सेम रखा है, तो ऐसे ही बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता था, कभी कभी स्कोर तो एकदम बढ़िया आ जाता था और उसके बाद वो स्कोर एकदम से डाउन भी कभी कभी जाता भी था, है ना। मैं एक सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए चलती थी तो दूसरे खराब हो जाते थे। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ऐसा रहता था कि मेरा फिजिक्स तो मेरा कोई एक ही सही हो पाता था, है ना। बट ये जो अप्स एंड डाउन्स आए, तो तुम्हारा जब ये पूरा प्रिपरेशन चल रहा था तो उस समय भी कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में? हाँ जी मैम, 12th में जैसे 11th को तो भूल ही गए थे हम, सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर जैसे टेस्ट चालू हुए थे हमारे कंप्लीट सिलेबस के 11th और 12th मिला के, तब वो चीज़ हिट हुई कि अचानक से नंबर ड्रॉप हुई, ये कैसे हो गया। फिर पता लगता है कि 11th की तैयारी थोड़ी प्रॉपर हुई नहीं है। स्पेशली 11th में मेरी फिजिक्स प्रॉपरली हो नहीं पाई थी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैंने करी थी, लेकिन 11th में जैसे मेरा वीकेंड था कोचिंग का, तो फिजिक्स जैसे शॉर्टकट मारना पड़ता है बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि स्कूल चलता है साथ में, तो प्रॉपर तैयारी नहीं थी। उसको रिफाइन करने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ी, एंड में डाउट काउंटर्स पे जाना पड़ा, तो फिर ही चीज़ें क्लियर हुई। तो यार मतलब कहीं ना कहीं इस चीज से मुझे रियलाइज हुआ कि फिजिक्स का तुम्हारा भी थोड़ा बहुत इधर उधर था, है ना। और 12th में एंड में आते आते अपना पैर तोड़ लिया था मैंने, तो 2 महीने प्लास्टर के साथ और 1 महीने फिजियोथेरेपी, वहाँ अलग टाइम कटता था। ओके तो यार मतलब मैं मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं, मतलब ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है बच्चों का कि मैं एंड मोमेंट पे आके मेरे को ये बीमारी हो गई थी, मैं मतलब मेरे साथ ये हो गया था, मेरे घर में ये सीन हो गया था, इस वजह से मेरा नीट क्लियर नहीं हो पाया, अगले साल देखते हैं। तो इवन जब आपके पैर में ये लगा, चोट लगी, और उसके बाद भी आपने 3 महीने का टाइम निकाला, दैट इज समथिंग कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, उसको पीछे छोड़ के मेरे को आगे बढ़ना है, मतलब मुझे ये चीज़ करनी ही है नीट, मैं उसको एज एक्सक्यूज नहीं रखने वाला। वो चीज़ कैसे आई मतलब अपने अंदर से? मतलब बहुत कम बच्चों में होती है क्योंकि ये वाली चीज़ कि एक्सक्यूज नहीं बनाना है हमें इस चीज को। हम क्योंकि मेरा 12th का फ्लो सही चल रहा था बहुत ज्यादा, अब वो ब्रेक करने का एंड के 3-4 महीनों में कोई सेंस नहीं बनता, तो अब इतनी मेहनत कर ली है तो आगे भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। और उसी टाइम पे क्योंकि टेस्ट सीरीज चलती है, आपके जो बैचमेट्स हैं वो भी अब ऊपर आ रहे हैं, आपको उनकी रैंक्स दिख रही है, तो अब ये जो हेल्दी कंपटीशन है आप देख रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो आप छूट नहीं सकते पीछे, उसके लिए मेहनत मेंटेन करनी पड़ती है। ऊपर से पैर टूटा था तो घर पे एक पोजीशन में बैठे हैं, पढ़े जा रहे हैं बस। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प हुआ कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ने पे फोकस कर रहा हूँ। इसमें ये डाउट की प्रॉब्लम हो सकती थी कि डाउट आ रहा है तो वो कैसे क्लियर करें, तो वो कैसे क्लियर किया? उसके लिए टीचर से आप व्हाट्सएप पे मिल लो, या फिर मेरे फादर थे, मेरे को क्लासेस भी छोड़ने जाते थे, टेस्ट के लिए भी छोड़ने जाते थे सेंटर पे, और डाउट के लिए गया हूँ तो 5-5 घंटे अगर आप गए हो तो आप मूव नहीं कर सकते ज्यादा टाइम के लिए, तो उधर ही आपको उतने डाउट्स लेके जाने पड़ते थे कि आप सारे क्लियर करो, ऊपर से टीचर का टाइम निकालना, तो हर डायरेक्शन से वो कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। करेक्ट, सबको ही हेल्प कर रहा था। तो यार मतलब हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हमारा काम सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बट एक पीछे जो बहुत बड़ा पिलर होता है हमारे, दैट इज हमारे पेरेंट्स। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ ना सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स खड़े होते हैं, चाहे तुम कोई भी सिचुएशन में होगे, और कोई खड़ा नहीं होगा तुम्हारे पेरेंट्स जितने स्ट्रांगली तुम्हारे पीछे। तो पेरेंट्स का मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट दिमाग में आ रहा हो कि यार इसमें पापा अगर ये नहीं करते, मम्मी ये नहीं करती, तो शायद आज जहां पर हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन भी होता है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आ रहा हो तुम्हारे दिमाग में? एक तो ये मैंने जो अभी बताया, फ्रैक्चर हो गया था, उसमें पापा ने बहुत हेल्प करी थी, मम्मा ने भी बहुत हेल्प करी थी, और एंड के टाइम पे मेरी अचानक से OMR मिस्टेक्स बहुत बढ़ गई थी। ओके, तो उसके लिए पापा ने बिना बताए मेरे को एटलीस्ट 150 OMR शीट्स उन्होंने प्रिंट कराई, और फिर मेरे को रोज प्रैक्टिस कराते थे, एटलीस्ट 3 शीट्स जो मेरे पास टेस्ट पेपर थे उसी की खाली OMR फिलिंग कराते थे। हाँ, बहुत जरूरी है ये तो जबरदस्ती कराया एक्चुअली पापा, और फाइनल नीट में कोई मिस्टेक नहीं हुई मेरी। हाँ, ये बहुत मेरे साथ मैंने जो 2016 वाला नीट दिया था, मेरे इसी OMR के चक्कर में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। मैंने आके तो अपने कुछ और नंबर लगाए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया, OMR देखी, तब वो कुछ और मार्क्स आए, तब मुझे रियलाइज हुआ। तो OMR बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है बच्चों के लिए। और 2025 का जैसा पेपर आया था,
आई स्टिल रिमेम्बर हमारी एक टीम गई हुई थी रिएक्शंस लेने, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक में थे, बहुत रो रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने ये भी मतलब बताया आफ्टर मतलब जब पेपर हो गया कि मैम मेरा तो एग्ज़ाम हॉल में ही रोना निकल गया था, क्योंकि पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज ट्रिकी, पेपर वॉज हार्ड। मैं बायो की बात करूं तो बहुत लंबे क्वेश्चन आए थे, 5-6 स्टेप एक्सपेरिमेंट और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत चीजें थी। तो इतने लेंदी पेपर में, और फिर हमारे पास एक दिमाग में वो भी है, घड़ी क्लिक कर रही है कि मेरे को ओएमआर भी भरनी है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि ओएमआर किस हिसाब से भरनी चाहिए बच्चे को, कि 5 क्वेश्चन के बाद, 10 क्वेश्चन के बाद, सेक्शन के बाद, या फिर एंड में बिल्कुल आखिर? नहीं, ओएमआर तो मैं एंड में ही भरता था। कंप्लीट जब आपने पेपर कर लिया, पूरा पेपर रिवाइज कर लिया, उसके बाद एक गो में आप भर सकते हो ओएमआर। किसी क्वेश्चन को आपने मार्क कर रखा है, उसको एक बार आप भरने से पहले वापस देख सकते हो, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हाँ, एक बार में 15 मिनट्स 20 मिनट्स में वो भर जाती है ओएमआर। तो इस बार 15 मिनट्स 20 मिनट्स मिले थे ओएमआर भरने के लिए? इस बार तो पेपर छोड़ना पड़ गया था, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़ गए थे वो भरने के लिए। तो कौन सा सेक्शन छोड़ा था? एंड में केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, फिजिक्स एंड की मेरी बच गई थी। और बायो कितने टाइम में हुआ था? बायो 20 मिनट्स में हो जाती थी वैसे, लेकिन इस बार एटलीस्ट मेरे को 1 घंटा तो लग गया था। 1 घंटा लग गया था प्रॉपर चेकिंग के साथ। क्योंकि मिनिमम हम लोग बोलते हैं बायो के लिए एटलीस्ट आप 30-40 मिनट्स तक आप ले लो, वो भी चलेगा, लेकिन 1 घंटा 1.25 घंटा इस बार बच्चों को लगा था बायो, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन आए थे। जो मॉक टेस्ट हम कर रहे थे उसमें हाफ एन आवर से ऊपर तो जाती नहीं थी, और इस बार 1 घंटा अचानक से। नहीं, क्योंकि हमारा अब क्योंकि जब एनटीए पेपर बना रहा था पिछले कुछ सालों से, तो वो पेपर कॉफ बहुत इजी था, मतलब उसमें नहीं लगता है 15-20 मिनट भी, मतलब 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा लग रहा था। तो इस बार पूरा चेंज हुआ, तो उस वजह से वो 1 घंटे का स्पैन हो गया था। ओके, सो अब नीट के हॉल में बैठे हो तुम एग्जाम सेंटर में, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा एंजाइटी या वो चीज़ पैनिक फील होता है जब वो सेंटर के बाहर खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है कि अब चेकिंग होगी, मैं अंदर जाऊंगा। तो वो कैसा था? जैसे हाँ, तो मैं सेंटर के बाहर था। हाँ। मुझे याद है बीवी पापा से बात करी कि हाँ अब तो जाना है पेपर देने, तो वही पापा से थोड़ी बहुत बात करी। पापा ने बोला कि अब एकदम काम डाउन होके पेपर देना है। हम पहुंचे अंदर, तो मुझे लगा था कि हाँ यार वॉशरूम की कुछ दिक्कत हो या पानी पीने की कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट वाटर कूलर भी था हमारे रूम के बाहर, लेकिन दिक्कत थी नॉइज की, और जो इन्विजिलेटर है कई बार थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं। वो भी कैसे? जैसे एक पंखा थोड़ा हमारे सेंटर पे मेरे रूम में आवाज कर रहा था, बहुत ज्यादा एक्चुअली आवाज कर रहा था, तो वो डिस्टर्बेंस थी। और इन्विजिलेटर ने मेरे रूम में बोला था कि फिजिक्स के लिए जैसे हम पेपर पलट के लास्ट पेज पे करते हैं रेफर, उन्होंने बोला था कि जिस पेज पे क्वेश्चन है उसी पेज पे आप पेपर मत पलटो बार बार, उसी पेज पे करो। और फिजिक्स का पेपर भी ऐसा था कि रेफर के बिना तो हो नहीं पाएगा, तो ये दिक्कत थी। अब हम उनको भी क्या उस टाइम पे क्या कह सकते हैं फालतू में, तो हमें भी अपना ही काम करना था। हाँ, जब तुम सेंटर में गए, मतलब ऐसे पेपर खोला तुमने, तब क्या बोला था? मेरा फिक्स था, मैं फिजिक्स से पेपर चालू करता था हमेशा, और जो पिछले 3-4 साल का पेपर था, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी मेरे को, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट था। मैंने पेपर खोला, मैंने कोई बाकी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं पूरा पेपर रिव्यू करूंगा, पहले जो क्वेश्चन देखा रैंडमली वो चालू करा, और मेरा पहला क्वेश्चन था पोलराइजेशन का। उसमें मेरे को 15 मिनट्स लग गए स्टार्टिंग के, वो मैंने रियलाइज नहीं करा उतना। और मैं खुश था क्वेश्चन करके, क्योंकि एक्चुअली उसमें एक तो मैंने मैथ्स ली थी, उसमें मैथ्स के बच्चों को एक एडवांटेज था, क्योंकि उसमें सर्टेन कोई फॉर्मूला लग रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उससे वो आसान पड़ा। लेकिन जब मैंने फिर देखा कि हाँ 15 मिनट हो गए एक क्वेश्चन पे, अब कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा प्रेशर हुआ। बार बार दिमाग में आ रहा था कि यार ये कैसे 15 मिनट्स 20 मिनट्स चले गए एक ही क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या करा था, आधा फिजिक्स का पेपर करा था और फिर बायो पे शिफ्ट करा था, पूरा करा ही नहीं था पेपर, पूरा नहीं किया था। हाँ, तो यहाँ पे मैं बच गया था। अगर कर रहा होता तो मैं पूरा ब्रेकडाउन हो जाता उधर ही। मुझे ऐसा लगता है फिर फिजिक्स ही करने में सारा टाइम निकल जाता, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी और टफ भी था। टफ था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, डेसिमल में इतनी कैलकुलेशंस थी कि आप एस्टिमेशन भी नहीं कर सकते। ऑप्शंस भी बहुत पास क्लोज वाले आए थे। हाँ, मेरी बात हुई थी तो मैंने बताया था सर ने। जैसे और प्रीवियस ईयर के कोई पैटर्न एज सच फॉलो नहीं हुआ था, एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन, वो भी इतने लेंदी क्वेश्चन थे,
डायमेंशंस के इतने लेंथी क्वेश्चन थे कि क्या बताऊं। ओके सो यार पेपर वाले जब आपका पेपर हो गया उसके बाद आप घर आ गए और उसके बाद फिर हमारा एक ही चीज़ रहती है कि हमारा रिजल्ट का बहुत तेजी से वेट हो रहा होता है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस दिन रिजल्ट आया और तुमने अपनी रैंक देखी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या फीलिंग थी, कौन कौन था साथ में जब रैंक देखी थी, तो ये वाला। बहुत एक्चुअली फनी इंसिडेंट है जो रिजल्ट चेक करा, तो वैसे बताना चाहता हूँ मैं। ओके जब रिजल्ट का टाइम था तो मैं और मम्मा पापा एक रूम में थे। मैं एक्चुअली अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था मोबाइल पे। कौन सा? मैं BGMI खेल रहा था। ओके तो मैं गेम खेल रहा हूँ, पापा ने कह रहे कि यार ऐसा सुनने में आ रहा है रिजल्ट आ गया, क्योंकि पापा ही बार बार साइट खोल के चेक कर रहे थे कि हाँ रिजल्ट आने वाला होगा। इस दिन का वो प्लान था तो आया क्यों नहीं। तो पापा ने बोला कि यार रिजल्ट आ गया। मैंने कहा कोई नहीं पापा, आप देख लो, आ ही गया तो देख ही लेंगे, मैच खत्म होने दो। तो पापा ने बहुत जोर का डांटा था कि यार ये क्या बात हुई, क्योंकि जब OMR आई थी तब भी सेम ही चीज मतलब हुई थी कि मैं गेम खेल रहा हूँ, पापा को ज्यादा टेंशन है। तो पापा ने कहा, फिर पापा ने जिस लैपटॉप पे थे वो बंद कर दिया कि अब तो रहने दो, तो गेम ही खेलने वाले। तो तुमने रिजल्ट से पहले ही डांट सुनी थी। हाँ। तो फिर मैंने छोड़ा कि चलो देख लेते, रिजल्ट आ ही गया तो देखना पड़ेगा। फिर जब हमने देखा तो एक्सपेक्टेड से बेहतर रैंक थी। ओके तो तीनों खुश हो गए। फिर रिश्तेदारों को उनके कॉल आने लग गए कि क्या रिजल्ट आया कि नहीं। हाँ उनको बता रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं उधर। तो बढ़िया सीन, बढ़िया था। उधर से जब मेरा भाई दूसरे रूम में था वो आया, उसको पता लगा तो उसके साथ अलग एंजॉय कर रहे हैं। छोटा भाई है बड़ा? छोटा भाई है। छोटा भाई है तो वो नीट या जेई? वो जेई की तरफ है। ओके ठीक है। तो यार अब नीट जब आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है मेजरली काउंसलिंग का। और जितना मुझे आइडिया है जब मैं अपना नीट का पेपर दिया था और काउंसलिंग थी तो शायद उस समय मुझे बस इतना पता था कि एम्स दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है। मुझे दूसरी चीज़ पता थी कि मैं यूपी से हूँ तो मुझे पता था KGMC बहुत अच्छा कॉलेज है। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तो बहुत काउंसलिंग में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब ये काउंसलिंग वाली चीज़ कैसे हुई, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था, ऐसी क्या चीज़ें थी कि तुमने काउंसलिंग के बारे में सर्च करना शुरू किया? क्योंकि रैंक हमारी इतनी आ गई थी, रैंक के बाद कौन सा कॉलेज मिलेगा ये क्या, मतलब ऐसी प्रिसाइसली क्या चीज़ें थी कि काउंसलिंग के बारे में सर्च किया? जो पेपर से पहले तक मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मेरे को टॉप 10 या टॉप 50 रैंक लानी है। तो नेचुरली मैंने कॉलेज के बारे में भी इतनी रिसर्च नहीं करी थी। एम्स दिल्ली पता था और एक दो कॉलेजेस पता था कि हाँ ये हैं, इनमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर जब रैंक आई उसके बाद पता चला कि हाँ कॉलेज देख लेते हैं। तो पापा के साथ ही देखने चालू करे ये कॉलेज है, तो उसी के साथ मैंने ज्वाइन करा था अंडर 24/7, है ना। तो बहुत हेल्प हुई उसी में, जो सारे कॉलेजेस की अलॉटमेंट सीट है, प्रोसीजर वगैरह, तो ये सब बाद में ही पता चला। ओके क्योंकि काउंसलिंग अपने आप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस है, बहुत एग्जॉस्टिंग। आई रिमेम्बर मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो पे एक कमेंट आता था, मैम अगले साल ना एक कोर्स आप काउंसलिंग का ले आना, हम काउंसलिंग भी पढ़ लेंगे नीट के साथ साथ, क्योंकि अपने आप में ही बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। तो काउंसलिंग में मेजर रोल, जितना हमारी बात हुई अभी, तो तुम्हारा रोल थोड़ा सा कम था है? सारा काम मैंने नीट पेपर दिया, सब छोड़ दिया, और फिर पापा ने कमान संभाली थी काउंसलिंग की पूरी, मैंने तो छोड़ रखा। ओके सो ठीक है। तो यार मेरा एक चीज़ है कि अब जब तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ तो आई रिमेम्बर अ कॉन्वर्जेशन कि VMMC और MAMC में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही थी। यू वांटेड कि VMMC हो, लेकिन हमारा जो डेटा कह रहा था वो बोल रहा था कि VMMC में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, मिलेगा नहीं मिलेगा। MAMC हमारा पूरा कंफर्म था कि यार MAMC तो मिलना ही मिलना है, एंड आप MAMC में है अभी। तो अब मुझे बताओ कि जब ये MAMC मिला, क्योंकि MAMC अपने साथ एक प्रेस्टीज लेके आता है, और MAMC इज़ अ कॉलेज जहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, कि ऑलमोस्ट सबको अगर एम्स के बाद कोई 2-3 कॉलेजेस के नाम जानता है तो उसमें से MAMC है। तो अब बताओ कि अब आपका डिसीजन कि आपको MAMC मिला, तो उसका आफ्टर लाइफ जाननी है। बहुत बच्चे बोलते हैं ये चीज़ कि मैम कॉलेज के अंदर क्या होता है। मेरे को तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं है MAMC में आने का। हाँ। क्योंकि बेहतरीन कॉलेज है, अगर एक वर्ड में अगर बोलना चाहें, क्योंकि
आपकी क्लासेस लगती हैं, आप प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। और साथ ही में सीनियर्स जो हैं वो भी बहुत बेहतर है, प्रॉपर इंटरैक्शन। जैसे मेरे को याद है हमारा जो ओरिएंटेशन था उसी के जस्ट बाद हमारे सीनियर्स हमें, ऐसा शायद से फर्स्ट या सेकंड टाइम हुआ था कि हमारे बैच को वो लोग प्रॉपर टूर पे लेके गए थे, कैंपस टूर पे। नाइस। अपनी क्लासेस छोड़ के वो लोग आए थे हमें टूर पे ले जाने। ओके तो यार मतलब MAMC का क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, तो हम लोग जब किसी कॉलेज को रैंक भी करते, जैसे अगर हमने जब आपको प्रेफरेंसेस बना के दी थी, तो वो एक मेजर फैक्टर था कि उसका एलुमनाई बेस कितना स्ट्रांग होता है, वो कॉलेज काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। तो जैसे कि आपने बोला कि सीनियर्स पूरा कॉलेज दिखाया, और उसके अलावा जो मतलब सीनियर्स MBBS में क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब अब आप लोगों के लिए आपके जो सीनियर्स हैं उनका क्या रोल है, प्लस पूछना नहीं चाहूंगी बट फिर भी ऐसे रैगिंग वैगिंग का कुछ सीन है या नहीं है, मतलब ये सारी चीजें बताओ थोड़ा। अब कॉलेज में जैसे एकेडमिक हो या फिर कोई फेस्ट हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सब कुछ में आपके सामने आपकी हेल्प करने के लिए सीनियर्स ही होते हैं। क्योंकि स्कूल से कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है सिस्टम। आप प्रोफेसर या टीचर्स को डायरेक्टली कितनी बार अप्रोच कर लोगे, एक दो बार आप कर भी लोगे, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर या टीचर्स और आपके बीच में एक सीनियर्स की ही लेयर आ जाती है एक्चुअली, जिनको आप अप्रोच कर सकते हो हर चीज के लिए। तो कोई स्टडी रिलेटेड चीज हो उसमें वो हेल्प करते हैं बिल्कुल। साथ ही में फेस्ट हो, कोई आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी हो, ड्रामा सोसाइटी या डांस सोसाइटी, तो कम्प्लीटली वो स्टूडेंट ड्रिवन ही है। कोई भी फेस्ट चलेगा वो भी प्रॉपरली स्टूडेंट ड्रिवन ही होगा। हमारा ओरिएंटेशन भी ऐसा था, तो कम्प्लीटली वो सीनियर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। और जहाँ तक रैगिंग की बात है, मैं तो डे स्कॉलर हूँ, उतना कुछ मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब उसका नेम चेंज हो गया है कुछ रैगिंग की जगह। अच्छा। हाँ, तो PDP बोला जाता है। ओके, PDP बोला जाता है। इट इज फुल फॉर्म एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, जो थोड़ा लाइटर वर्जन है। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, कैसे पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है? मतलब जैसे तुमने बोला तुम तो डे स्कॉलर हो, इतना नहीं आइडिया, बट फ्रेंड से सुना होगा। आपस में ही दो दोस्तों को बोल देंगे किसी टाइप की एक्टिंग के लिए, रोल प्ले के लिए। अच्छा। कि तुम ये हो, अब ड्रामा करके चालू हो जाओ। इससे ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ होगा भी तो मैं क्या बताऊं? ये सीक्रेट है, ये जब तुम MAMC में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। ओके यार, जैसे कि चलो तुम तो डे स्कॉलर हो, बट हॉस्टल का मतलब क्या सीन रहता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेजर कंसर्न था जब हम लोग काउंसलिंग भी करा रहे थे कि मैम हॉस्टल कैसे होते हैं, क्या मेस का फूड एंड ऑल, कभी खाया है मेस का फूड वहां पर? तो कैसा है? एक्चुअली मेस का फूड अच्छा है। Okay. जो बॉयज हॉस्टल की मेस है उसका खाना सबसे बेहतर है कॉलेज में। ओह नाइस। तो मतलब फूड का तो कोई इशू नहीं है। और हॉस्टल वगैरह सब? हॉस्टल का जितना हमने पता करा था, स्टार्टिंग में अलॉटमेंट तो ऑल इंडिया कोटा से होता है। हाँ। एंड उसके बाद बेस्ड ऑन कौन कितना दूर रहता है उस बेसिस पे अलॉटमेंट रहता है। ओके। और अगर आपको सबको नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में, बाकियों को थर्ड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में जितने रह गए हैं। ठीक है। तो यार ये प्रॉपर मतलब फिर बट क्या चेंजेस अभी फील कर रहे हो, मतलब आफ्टर गेटिंग इनटू MAMC, कि हमारा एक जैसे ये कोट सबसे बड़ा ड्रीम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो कोट पहनना है ना, वो कोट पहनना है। और तो हाउ डू यू फील अभी ये कोट पहन के, या फिर जब ये मिला होगा तुम्हें कॉलेज से, तो कैसी फीलिंग आई थी? जो हमारी व्हाइट कोट सेरेमनी थी वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डेज मैं कह सकता हूँ। हाँ। जो लाइफ का। हाँ। कि अब जिस चीज के लिए मेहनत करी है एक्चुअली व्हाइट कोट, वो हमारे शोल्डर्स पे आ गया है। अब उसी के लिए हमने ओथ ली थी, और 5 साल अब उसी की ट्रेनिंग में कि आप सारे अपने अंदर क्वालिटी जो बेस्ट डॉक्टर के लिए वो आप डेवलप करो। तो इसको तो देख के ही मोटिवेशन आता है जब भी हम डायसेक्शन हॉल में होते हैं। हाँ। ये पहन के रखते हैं। हाँ। फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्लास है, तो उसमें भी ये हमारे साथ ही है। ओके। अब इसको बोलना तो बनता नहीं है बिल्कुल। मतलब इसके लिए कोई वर्ड्स है ही नहीं, ऐसी वाली फीलिंग है ना। तो यार अच्छा, डाइसेक्शन क्लास और ये सारी चीजें, तो मतलब ऐसा होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट को कि जब हम लोग मेजर डाइसेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बेहोश होके गिर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। सारे दिलेर बच्चे आए। सारे दिलेर बच्चे। तो हमारे बैच में कोई बेहोश नहीं हुआ था। कोई बेहोश नहीं हुआ था। ओके नाइस। तो मतलब काफी सारी चीजें बदली हैं। बस एट द एंड मैं बस तुमसे ये पूछना चाहूंगी कि यार अभी जो तुम्हारे मतलब अभी इस साल जो बच्चे नीट देने वाले हैं,
इनके जो ये लास्ट के 1-2 महीने बचे हुए हैं, या स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो 3 महीने अप्रोक्स जो बचा हुआ टाइम है, इसके लिए उन बच्चों के लिए क्या तुम एडवाइस देना चाहोगे? उधर देख के बोल सकते हो, बताओ। फाइनल टाइम है अभी, अगर आप एंटर कर चुके हो, जैसे ये पूरी वॉर ही चल रही है, तो ये जो फाइनल फेज है इसमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता में होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर लिया 2 साल, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उसको रिवाइज करना है, और जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो ऑन टिप्स होने चाहिए आपके। इसके साथ ही पेपर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, अगर 2025 जैसा कोई अनहोनी नहीं हुई तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रिपरेशन होती है तो पेपर कैसा भी आए मार्क्स आ ही जाते हैं एक्चुअली, है ना? तो आपको ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, आपकी जो मेहनत है वो रंग तो लाएगी। एग्जैक्टली। अब क्योंकि इतना टफ पेपर आया था, उसके बावजूद इन बच्चों ने 650 से ऊपर तब भी स्कोर किया है, एंड आपके मार्क्स भी 602 है आई गेस, है ना? तो 602 मार्क्स लाना उस पेपर में वो तभी पॉसिबल था जब आपकी मेहनत उतनी हुई थी, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इस साल बच्चों का सबसे एक मेजर जिसकी वजह से शायद मार्क्स गिरे हैं, वो ये भी था कि बच्चा बहुत पैनिक कर गया था। तो एक पैनिक नहीं होना है मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अगर तुम लास्ट मोमेंट में पैनिक हो गए तो तुम्हें आता हुआ भी भूल जाएगा, और लास्ट मोमेंट में अगर वो कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम शायद जो क्वेश्चन में अटक रहे होगे वो भी सारा हो जाता है। एक्चुअली अगर आपको लग भी रही है ये चीज, मेरे को लग रही है, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि फिर अगर कॉन्फिडेंस आप लूज कर दोगे, जो चीज आपको आती है वो भी आप प्रॉपर एग्जिबिट नहीं कर पाओगे पेपर में। एग्जैक्टली। तो ये दिक्कत नहीं रहनी है ना? तो अब जो दिव्यांग ने बोला है वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, एंड एट द एंड यार मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जो मेहनत आप कर रहे हो, या आपने 2 साल करी है, चाहे आपने 3 साल मेहनत कर रहे हो, चाहे आपने इसी साल से प्रिपेयर करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है मेहनत का फल मिलता जरूर है। और जहां तक बात रही बेटा जी काउंसलिंग की या किसी भी चीज की बात रही, अब MAMC के रिगार्डिंग ही बहुत सारी रूमर्स थी कि हॉस्टल अच्छा नहीं है या नहीं है। अब आप खुद देख रहे हो कि यार मेस फूड अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छा है, मिल जाता है, डिपेंड करता है कितना दूर है घर उस चीज पे होता है। सो गाइज एट द एंड मैं बस इतना बोलूंगी कि जो एडवाइस दिव्यांग ने दी है आपको, वो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि जो इंसान वहां तक पहुंचा है वो एक बहुत करेक्ट गाइडेंस देता है। मे बी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, बट एट द एंड मेरा मानना ये है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फ्रूट जरूर मिलता है, मतलब 100% मिलेगा, चाहे आज नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा जी कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स शायद मुझे इतना नहीं जानते होंगे जितना मैं खुद से अंदर से जानती हूँ। आपके पास लास्ट 3 महीने रह गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार मैं इससे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, तो प्लीज वो मेहनत करने का समय अभी ही है, आपको वो मेहनत अभी करनी होगी, क्योंकि ये 3 महीने ना आपकी पूरी लाइफ ट्विस्ट कर सकते हैं। आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, आपने इन 3 महीने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया तो वो स्कोर चला जाएगा, वो नीट में इंपैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर किसी का एवरेज स्कोर भी आ रहा है ना और उसने इन 3 महीने अपनी पूरी जान लगा दी ना, वो बच्चा उठ के ऊपर पहुंच जाएगा। दूसरी चीज ये है बेटा जी कि हर कॉलेज की अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, है ना? कुछ हमारे टॉप कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर टॉप होने का, अगर वो टॉप हैं तो उसके पीछे देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज, है ना? उनका एलुमनाई बेस हो गया, उनका हॉस्पिटल में कितना पेशेंट लोड है, कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितनी सारी चीजें वो हॉस्पिटल या वो कॉलेज पर्टिकुलरली करा रहा है। सो हर एक कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट और कोई चीज या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी कॉलेज आइडियल सिचुएशन में नहीं होता। तो हमें बस ये देखना है कि जब हमारा एग्जाम हो जाए तो हमें एक राइट गाइडेंस मिले और साथ के साथ एक अच्छा कॉलेज हमें मिले, हमारी रैंक पे हमें बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए, जैसे दिव्यांग को मिला। दिव्यांग से या उसके फादर से पहली कॉन्वर्जेशन में हमने बताया था कि इसकी रैंक पे MAMC ही मिलेगा, तो उसको MAMC ही मिला है। सो एट द एंड बस अब 3 महीने बचे हैं, आपको पूरी तरह से मेहनत करनी है, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है और दिव्यांग की तरफ से भी ऑल द बेस्ट है। सो आज हमारे साथ दिव्यांग के फादर भी हैं, एंड एज वी नो कि मेजर पार्ट जो है दिव्यांग की काउंसलिंग का सर ने किया है, और
काउंसलिंग सर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब बच्चे ने तो अपना पार्ट निभा लिया नीट का, और काउंसलिंग क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, 450 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं इंडिया में, फिर उसके बाद कौन सा कॉलेज अच्छा है, हमारे बच्चे को किस कॉलेज में जाना चाहिए, ये सारा पार्ट मेजर आपने किया था इसकी काउंसलिंग में। हाँ, और हमारी भी इंटरेक्शन मेजरली आपसे ही होती थी। हाँ जी, तो सर काउंसलिंग के बारे में ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस थे जिसकी वजह से, क्योंकि आप यूट्यूब पे आपने सर्च करना शुरू किया या जो भी था? एक्चुअली मेरे माइंड में ये था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि रिजल्ट जैसे आ गया था तो अब कॉलेज अच्छा कॉलेज लेना था, और काउंसलिंग का आइडिया हमें बिल्कुल था नहीं। हमें लगा था कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई थे नहीं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी रिसर्च किया था, कुछ वीडियोस भी देखे थे। उसमें आपका जो काउंसलिंग का था ऑनलाइन वीडियो, मैंने एक दो पहले सेशन का 2024 का वो देखा था मैंने, तो मुझे अच्छा लगा था, तो इमीडिएटली मैंने काउंसलिंग बुक कर लिया था उससे पहले ही। मैंने भी डाटा लेवल पे मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस रिसर्च कर लिया था कि इसके रैंक के बेसिस पे किस लेवल कहाँ कौन सा कॉलेज मिलेगा, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि अच्छा मार्क्स है, स्कोर भी अच्छा है, रैंक भी है, फिर भी काउंसलिंग की वजह से बच्चे रह जाते हैं, उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता तो अच्छे कॉलेज मिस हो जाते हैं। एग्जैक्टली सर, और जहाँ पर वो राइट गाइडेंस होता भी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी बच्चे की रैंक भी बहुत कम होती है, तब भी उसको कॉलेज मिल जाता है। 2024 में तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो मतलब जैसे आपने खुद ने बताया कि आपने बहुत सारा डेटा अपने एंड से भी रखा हुआ था, और इसकी रैंक के हिसाब से जब आपने देखा था तो आपको ये पता था कि ये कॉलेजेस है जो इसको मिल सकते हैं। मतलब अगर इसके रैंक के हिसाब से बात करते हैं तो मेजर कॉलेजेस ही, मतलब कुछ 2-3 कॉलेजेस को छोड़ के इसको सारे ही कॉलेजेस मिल सकते थे। हाँ। लेकिन कंडीशन इसने ये रखा था कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, तो थोड़ा सा हमारे लिए और थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था कि अब कंफ्यूजन भी था। काउंसलर को ज़्यादा पता होता है कि बेटर कॉलेज क्या है, एज ए पेरेंट्स नहीं इतना पता होता है कि हाँ इस बेटर कॉलेज कौन सा है, तो उसके लिए भी ज़रूरी था। अब दिल्ली में कुछ हमारा हेल्प हो गया कि हमें कोटा मिल गया दिल्ली का, हाँ, डीयू कोटा से, तो उसमें भी डीयू कोटा आईपीयू कोटा मिलता है, उसमें भी कॉलेज चूज करना। हाँ, तो इसलिए मैंने काउंसलिंग। जी सर, तो सर जैसे कि आपसे हमारी बात होती थी तो वीएमएमसी एमएमसी के बीच में बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन थी, काफी कंफ्यूजन। तो अब मतलब वीएमएमसी और एमएमसी क्योंकि दोनों ही टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो अब जब इसको एमएमसी मिला तो आपको कैसा फील हुआ, और साथ के साथ कि आप कहीं ना कहीं आप चाहते थे मतलब कि एमएमसी ही मिलना चाहिए, ही मिल जाए, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली थोड़ा सा कॉलेज एमएमसी सबको पता है। अभी ऑल ओवर इंडिया में एमएमसी का दिल्ली एम्स के बाद एमएमसी सबसे पुराना कॉलेज। इवन एस्टेब्लिशमेंट में तो एम्स दिल्ली से भी एमएमसी ज़्यादा पुराना है। और मौलानियन का एक अपना ब्रांड है। करेक्ट सर। इसी कंफ्यूजन को लेके हमने करीब 7-8 एक्सपर्ट डॉक्टर से बात किया, हमारे जान पहचान में जो डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर से बात किया, वो भी हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के डॉक्टर से, न्यूरोलॉजी, टर्मिनोलॉजिस्ट, आँख के डॉक्टर, सारे MD-MS हैं, उनसे सब ने अगर एम्स नहीं मिल रहा है तो एमएमसी ले लो। लेकिन इसका थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया था अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके भी, कि फ्रेंड्स वीएमसी जा रहे थे तो ये भी वीएमसी जाना चाह रहा था, लेकिन एकेडमिकली तो एमएमसी से बेटर नहीं है। करेक्ट। तो सर एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप लोग ने काउंसलिंग वगैरह कराई थी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब जस्ट एक एक्सपीरियंस फॉर कि अभी क्योंकि दोबारा वो सेशन आने वाला है काउंसलिंग का, जैसे ही पेपर खत्म होगा उसके बाद मेजर बच्चा यही ढूंढ रहा होगा कि क्या काउंसलिंग है, मतलब क्योंकि प्रोसेस भी नहीं पता होता, इतना लंबा प्रोसेस है। अभी जनवरी 10 को काउंसलिंग खत्म हुई है इस साल एमसीसी की, तो और इस बार बहुत सारे एक्सटेंशन भी थे। इवन आपको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग इतनी बार एक्सटेंड हुई थी, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा था? एज ए यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत बढ़िया था मेरा, और मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। मुझे बिल्कुल
इमीडिएट मुझे चैनल पे तो इमीडिएट रिस्पांस मिल रहा था। इवन हमारे लिए तो ज़्यादा ट्रेजेडी हो गया था कि जब रिजल्ट आने वाला था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो हमें तो गांव जाना था। अब वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे मिलता? वैसे उस टाइम पे तो अड्डा ने आपने बहुत हेल्प किया। आपके चैनल्स पे इमीडिएटली सारे न्यूज़ इमीडिएटली आ रहे थे कि एक्सटेंड हो गया, कैंसिल हो गया। रिजल्ट आपके थ्रू ही मुझे रिजल्ट भी पता चला था कि चैनल पे कि हाँ ये रिजल्ट आ गया। तो क्योंकि इस बार रिजल्ट उन्होंने एक वेबसाइट पे दे दिया था और मेन जो वेबसाइट थी nta.neet उस पे दिया ही नहीं था। तो इवन आई रिमेम्बर जब मैंने जो पहला शॉट डाला था कि रिजल्ट आ गया, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का बैकलैश आया था कि हमें तो नहीं दिख रहा, झूठ बोल रहे हो, जबकि इन एक्चुअल रिजल्ट आ चुका था। और ऐसा हो रहा था, मैं गाँव में था और उस टाइम पे वो लॉकिंग का डे, रजिस्ट्रेशन तो इधर हो गया था दिल्ली में, लेकिन अब लॉकिंग का था। रात को 12:30 बजे तक हम लगे रहे लॉक करने के लिए। लॉकिंग नहीं हो रहा था, पता चला थोड़ी देर बाद कि एक्सटेंड हो गया, लॉकिंग एक्सटेंड हो गया। कई बार एक्सटेंड हुआ, बहुत बार एक्सटेंड हुआ इस बार तो 5-6 बार एक्सटेंड ही हुई थी पहला राउंड ही। पर्सनली मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ और थैंक यू कि आपके जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन और इमीडिएट रिस्पॉन्स है बहुत। इवन जो भी आपने असाइन किया था हमें काउंसलर, वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे थे, इमीडिएट रिस्पॉन्स कर रहे। तो मुझे तो बहुत हेल्पफुल हुआ। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर मेरे को एक और क्वेश्चन एज अ पेरेंट, आई रिमेम्बर जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी और मैंने मेरे पापा को बताया था कि मेरा ये जॉब लग गया है, और मतलब पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उस समय मैंने शायद मेरे पापा के आंखों में पहली बार वो आंसू देखे थे कि ही वाज सो प्राउड। मैं अभी भी, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं वो वाला मोमेंट याद करके। तो जब इसका रिजल्ट आया था और 1222 रैंक आपने देखी, तो मतलब वो कैसी फीलिंग थी एज अ पेरेंट? एज ए पेरेंट्स मेरा तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था। अच्छा, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हाई था, लेकिन आई वाज सो हैप्पी क्योंकि जो रिजल्ट, जो पेपर आया था तो उसमें अनसर्टेनिटी थी, कुछ भी पता नहीं था कि क्या रिजल्ट आएगा। हालांकि स्कोर तो पहले आ चुका था, तो हमें तो पता चल गया था कि, और जितने से भी हम बात कर रहे थे तो सबने बोला था कि विद इन 1000 इसका रैंक आ जाएगा, क्योंकि पेपर ही बहुत टफ था। और 600 से ऊपर तो 1200-1300 बच्चे ही गए। हाँ, उतने ही बच्चे थे। तो लग रहा था कि, लेकिन लास्ट में जो इसने स्कोर बताया था उसमें 10 मार्क्स इसके डाउन हुए। ओके। जब रिजल्ट आया तो 10, क्योंकि वो 2 क्वेश्चंस के कुछ थे, तो उसमें एक गेन भी हुआ, तो उसमें एक में माइनस भी हुआ। तो पहले था कि 612 आएंगे, ओके, लेकिन ये 602 पे रुक गया। तो फिर भी सेटिस्फाइड था। हाँ सर, क्योंकि बहुत टफ पेपर था। इसके हमारा ड्रीम तो था कि हमें दिल्ली एम्स में जाना है, शुरू से था कि बाकी कॉलेज तो मिल जाएगा, बिकॉज इसके एफर्ट और इसके प्रिपरेशन पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस था। पूरे 2 साल हम इसके पीछे लगे रहे एज ए पेरेंट्स। हम सिर्फ इसको कुछ नहीं करना पड़ता था कि कब सोना है, कब पढ़ना है, क्या करना है। इसके रूटीन इस खुद डिसाइड करता था। बस इसका हेल्थ ठीक हो, क्लासेस मिस नहीं हो, प्रॉपर ये खाना खाए, प्रॉपर टाइम से इसको हेल्थ बिल्कुल। कंसिस्टेंसी के बिना आप 2 साल अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप नहीं, चाहे जेईई हो, आईआईटी हो या नीट हो, आप नहीं निकाल सकते। अगर बैकलॉग्स एक बार बनता है तो आप वो फिर साइकिल है सर, कवर नहीं। हाँ ट्रू सर, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि बैकलॉग्स तो ना, पेरेंट्स को तो बस इतना ही है कि उनका बच्चा कंसिस्टेंट हो, क्लास मिस ना करे, इसका ही ध्यान रखना है। और उसके साथ बस उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर उसका हेल्थ मेंटेन्ड हो। हाँ, हेल्थ मेंटेन्ड हो। 11th में भी इसका हेल्थ इशू आ गया था। स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट फर्स्ट स्टेज से जब कोचिंग में गया, तो पहला ही पेपर का जब रिजल्ट आया था इसका कोचिंग का, तो मुझे अभी भी याद है 649। अच्छा, 720 में 649। ठीक है, तो मुझे लगा कि इससे बेटर ही होगा। लेकिन जून जुलाई 2024 के जून जुलाई में इसका ऐसा सीवियर हेल्थ इशू आ गया कि 4 महीने ये हमें पता ही नहीं चला। अच्छा। और इसका रिजल्ट धीरे धीरे खराब होने लगा। हम इसको काउंसलिंग कराए, पता चला हमें कि इसको कुछ नहीं था, थोड़ा सा डिप्रेशन था। ओके। एंजाइटी था, डिप्रेशन था, तो उससे जल्दी रिकवर हो गए। डिप्रेशन का था।
एंजाइटी बोल सकते हैं आपको, हाँ प्रेशर, हाँ प्रेशर तो ऑब्वियसली आई एंजाइटी अंडरस्टैंड। बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्कोर बहुत खराब हो गया था। अच्छा। वो 4 महीने बाद स्कोर खराब हो गया था, लेकिन रिकवर हो गया। तो पेरेंट्स साथ में होते तो ये पता चल जाता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जितना सैक्रिफाइस करता है उतना ही सैक्रिफाइस पेरेंट्स करते हैं। और जब हम लोग कोई भी चीज़ अब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक चीज़ तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। सैक्रिफाइस एज एन कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम अडोलसेंस वाली एज में होते हैं, हमारे बहुत सारे मतलब बहुत सारे दोस्त बनते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, घर में भी बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं जो अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि हमें पढ़ाई करनी होती है। 2 साल इसने एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया, एक दिन भी मूवी देखने नहीं गया, 2 साल नथिंग। तो वो अपने आप में ही ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, क्योंकि हम इतने डेडिकेटेड है अपने ड्रीम के लिए, और अब शायद जब वो ड्रीम अचीव हो गया है तो अब थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि यार अब मैंने अचीव कर लिया है, कि अब मैं जा सकता हूँ मूवी देखने, अब मैं बिना गिल्ट के मूवी देख के आऊंगा। अब तो ऐसी बात है, कभी कभी उधर से कॉलेज से आते हैं और अपने दोस्तों के साथ प्लान बना के मूवी देख के आते हैं, फिर बताते हैं मैं ये मूवी देख के आ गया। इतना बनता है, 2 साल मेहनत करी है ना दिव्यांग। नहीं, हम भी फुल सपोर्ट करते हैं एज ए पेरेंट्स। कोई वो नहीं, हम बैरियर नहीं रखते कि हाँ बस फोकस एम है। अगर आपने एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है, और ये सिर्फ 5 साल का नहीं है, अगर आपने टारगेट लिया है तो 15 से 12 साल का टारगेट आराम से सर, वो 12 साल वाली स्पेशलाइजेशन तक जाना है तो आपको 12 साल की जर्नी है, वो भी बिना रुके। अगर बीच में रुक गए तो 15-18 साल भी हो जाएगा। करेक्ट। तो कंसिस्टेंट अभी भी वही करना पड़ेगा। हेल्थ इज अ मेजर इशू, आपको हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। तो सर आप जो भी इस साल बच्चे नीट देने वाले हैं, उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि दिव्यांग ने जिस तरह से प्रिपरेशन करी, दिव्यांग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? बच्चों को यही अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि बिना डरे डर ना रखें अपने अंदर, और हमेशा पढ़ाई को अगर वो एंजॉय करके बर्डन ना ले, उसको एंजॉय कर पूरी ताकत से लड़े। अभी जो भी 3-4 महीने है पूरी ताकत से लड़े, एक सेकंड वो यूटिलाइज करे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जो उनका जो डाउट्स निकलता है उस पर काम करें, अपने वो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो आई गेस तुम सबने सुन लिया होगा कि तुम्हें अब क्या करना है इन 3 महीने। सो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और हमें टाइम दिया, और खासकर इम्पोर्टेंट ये था कि अभी जो इस साल बच्चा जाएगा नीट के लिए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस साल 2025 का जिस तरह का पेपर आया था और अभी जेईई मेंस के पेपर चल रहे हैं, तो उसमें भी किसी शिफ्ट में बहुत हाई लेवल का पेपर आ रहा है, किसी में बहुत ईजी भी आ रहा है, बट तो बच्चा बहुत अभी उसमें है, असमंजस में है कि इस साल का पेपर कैसे आने वाला है। मैं तो ये एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बच्चों के साथ। दिव्यांग ने जेईई का भी पेपर दिया था, और अच्छा रैंक आया। इसको तो दिल्ली के NIT भी मिल रहा है। दिव्यांग ने तो पेपर ऐसे दिया था, हंसते हंसते गया था। तो अगर आप बिना बर्डन के आप बिना टेंशन, कुछ नहीं, आप पढ़ो और पेपर देने जाओ, जितना मेहनत कर सकते हो, ये जो टाइम है इसमें आप जितना अपना मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हैं, और बिना टेंशन के पेपर में बैठ के दीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। बिना टेंशन के जेईई का रिजल्ट, मेरे को लगता है कि नीट से अच्छा रिजल्ट आ गया दिव्यांग का जेईई का, अगर कंपैरिजन करें तो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।